हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ के सर, योर मैथमेटिक्स मेंटर एट एस एस अकेडमी। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेई एडवांस पेपर 2024 और पेपर 1। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, सेक्शन 3 इज बेसिकली योर इन दिस पेपर सेक्शन 3 इज इंटीजर टाइप, यानी कि जो भी आपके आंसर होंगे वो इंटीजर के फॉर्म में आएंगे। तो देखते हैं कि इसमें किस तरीके के ब्लैक्स पूछे गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम लॉगरिदम, और लॉगरिदम तो सबकी फेवरेट टॉपिक होती है। और जैसे लॉगरिदम दिखता है बच्चों को तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाती है कि यस आई कैन सॉल्व इट। तो ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, और इसका यूज कहां करवाया है? सबसे पहले यहाँ पे दो इक्वेशंस भी है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और लॉग की क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ए को रखेंगे तो दिस इज योर लॉग, और बेस में आ जाएगा 3√2, एंड कैन वी राइट 18 को या तो 3√2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा या 3√2 को 18 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इट्स बेटर टू राइट 18 इन द फॉर्म ऑफ 3√2 का होल स्क्वायर, और पावर में 5/4 तो है ही। तो दिस बिकम्स लॉग 3√2, और यहां भी आ जाएगी 3√2, पावर में आ जाएगी 5/2। दिस 2 से 4 विल बी कैंसिल्ड आउट। सो ये वैल्यू बिकम्स 5/2, यानी कि एक वैल्यू तो हमने सॉल्व कर लिया। नाउ अब इसमें फोकस करते हैं। जो b की वैल्यू लिखी हुई है, कैन वी राइट b इक्वल टू दिस इज नथिंग बट 5 की पावर 1/6 इंटू 6 की पावर 1/2, और इसको माइनस के साथ। ठीक है, सॉरी, दिस कैन बी रिटन एज द पावर -1। तो ये ऐसे तो लिख लिए। अब देखते हैं कि क्या लॉग बन पा रही है। तो लॉग, ठीक है, बेस में आ जाएगी आपकी 5 टू द पावर 1/6 इंटू 6 टू द पावर 1/2, और आगे जो नंबर आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी 1080 का होल पावर 1/2। हमारे पास देखो बच्चों क्या कर सकते हैं कि या तो फिर से वही कहानी है, या तो बेस को नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करें, पावर के फॉर्म में, या नंबर को बेस के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इट्स इजी टू फैक्टराइज। तो सबसे पहले हम इसको 1080 को फैक्टराइज करते हैं। तो 1080 के एक तो 5 फैक्टर होगा ही, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और 5 6 जा 13, और क्लियरली वी कैन से 216 इज द 6 टू द पावर 3। तो कैन वी राइट लॉग 5 टू द पावर 1 इंटू 6 टू द पावर 3 होल पावर 1/2। और बेस की बात करते हैं तो 5 और 6 को अगर एक साथ लिखना चाहें तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें पावर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो देयर इज वन वे टू मेक द पावर सेम, वी मल्टीप्लाई डिवाइड विद द 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी 5 टू द पावर 1 इंटू 6 टू द पावर 3 एंड होल पावर 1/6। कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया। यहां क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि जो नंबर का पावर है, नंबर और बेस सेम बन गया, और जैसे ये सेम बन गया तो नंबर की पावर को आगे आकर के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और बेस के पावर को क्या करते हैं, आगे ला करके डिवाइड करते हैं, एंड दिस बिकम्स लॉग 5 टू द पावर 1 इंटू 6 टू द पावर 3, एंड बेस इज ऑल्सो 5 टू द 1 6 टू द पावर 3, एंड दिस वैल्यू बिकम्स 1। और ये वैल्यू आपकी सॉरी, यहां पे एक चीज और करना पड़ेगा, ये पावर में -1 है। ठीक है, पावर में जो -1 था, इस -1 को आगे लेकर के आएंगे तो ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। ये बन जाएगी आपकी नेगेटिव। तो दिस वैल्यू कम्स विद द माइनस साइन, तो ये वैल्यू बन जाएगी -3। यानी कि इस वाले वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया। इसकी वैल्यू कुछ आ रही है -3, और इसकी वैल्यू आई है 5/2। Now let us try to solve the linear equation in two variables. This is given as 3x plus 2y and equal to 5/2. ये हमें अच्छा नहीं लगा, तो we will try to make this in यहाँ से बेस हटाने की कोशिश करते हैं। So it becomes 6x plus 4y and this is equal to 5. Let us assume this is the equation number 1, and the equation number 2 is given as 2x minus y and this is equal to -3. This is your second equation. Now what is asking? It is asking the value of the 4x plus 5y. तो हम इसको x और y की वैल्यू को के बताओ से सॉल्व कर सकते हैं, और x की जगह पे और y की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, हमें वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बट यहाँ पे सिंस क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 से नीचे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो y विल बी एलिमिनेट। बट एक चीज हमें यहाँ पे दिख रही है कि अगर
If we subtract 2 from equation number 1, then we will get 6x minus 2x. This is coming out to be 4x, and 4y minus of minus y is 5y. क्लियरली ये हमारी जो आस्किंग वैल्यू है उसी का फॉर्मेट बन करके आ गया. दिस इज 5 माइनस ऑफ माइनस 3 इज 5 plus 3, and this is the 8. So the and of course it is an integer. The answer to this question is 8. This is the easy questions from the part of logarithm. So let us try the next question. Next question is from, एक तो हमें दिख रहा है कि आयोटा, तो this means this is the from complex number, okay, and पॉलिनोमियल. ठीक है, एफ एक्स भी है पॉलिनोमियल. ठीक है, यहाँ पे ए बी सी 3 वेरिएबल दिख रहे हैं हमें, और एक यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है. लेट अस फाइंड कि बाकी के इक्वेशंस क्या होते हैं. सपोज दैट √3 आयोटा एंड आयोटा √3 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो यानी कि √3 आयोटा अगर किसी के रूट्स हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर √3 आयोटा किसी के रूट्स हैं तो इसके साथ साथ माइनस √3 आयोटा को भी क्या होना पड़ेगा, रूट्स होना पड़ेगा. और इस इक्वेशंस में हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं. यस, वी कैन टेक द कॉमन ऑफ x. तो दिस बिकम्स 4x², ठीक है, प्लस 3ax, ठीक है, प्लस 2b, एंड दिस इज इक्वल टू 0. यहां से तो हम क्लियरली वी कैन से x या तो 0 होगी, एक रूट, वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 0, एक 0 हो गई, और दो जो रूट्स आ रहे हैं, एक √3 आयोटा और एक माइनस √3 आयोटा. यहां से हम a और b की वैल्यू शायद कैलकुलेट कर सकते हैं विद द सम ऑफ द रूट्स. दिस सम ऑफ द रूट्स इज √3 आयोटा माइनस √3 आयोटा. सम ऑफ द रूट इज 0, एंड वी नो सम ऑफ द रूट इज माइनस b बाई a, माइनस 3a बाई 4. ठीक है, और यहां से हमें क्या वैल्यू मिल रही है, यहां से हमें मिल रही है a 4 इज 0, और a की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 0. यहां से हमें क्लियर हो गया कि a की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 0. नाउ वी कंक्लूड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि √3 आयोटा माइनस √3 आयोटा. तो √3 इंटू माइनस √3, दिस इज 3, सॉरी माइनस 3, आयोटा आयोटा इज -1, तो दिस बिकम्स माइनस ऑफ माइनस 3 इज 3 इक्वल टू c बाई a, दिस इज 2b बाई 4. कुछ ऐसा बनकर क्या, 2b बाई 4. सही है, तो ये यहां पे b की वैल्यू जो बनकर के आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी 6, यानी कि a और b की वैल्यू निकल गई. और c की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, f(1), एक कंडीशन दिया हुआ है. तो लेट अस ट्राई. ठीक है, अगर हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रही है तो fx क्या बनकर के आ गई, fx बिकम्स योर x⁴. ठीक है, a इज 0, सो उस टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं, प्लस bx, यानी कि दिस इज bx, यानी कि bx 6x², एंड थर्ड इज c, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c को c रहने देते हैं. f(1) इज -9, f(1) इज -9, यानी कि x की जगह पे 1 रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी -9. दिस इज इक्वल टू 1 + 6 + c, और यहां से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये c होगा -10, यानी c इज कमिंग आउट टू बी -16, यानी कि b और c दोनों की वैल्यू मिल गई. तो हमें जो fx, यानी कि इधर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो fx हमारे पास जो वैल्यू बन करके आ रही है, तो fx की जो वैल्यू बन करके आ रही है दिस इज नथिंग बट दिस इज x⁴ माइनस 6, सॉरी प्लस 6x² माइनस 16. इफ अल्फा बीटा α1, α2, α3, α4 4 रूट्स, ऑब्वियस ही बात है अगर ये बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट्स आएंगे. तो इसके रूट्स के क्या पूछे, रूट्स के यहाँ पे मॉडुलस पूछे हुए हैं, मॉडुलस का स्क्वायर पूछा हुआ है इनफैक्ट. तो इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, ये हमें दिख रहा है कि ये बाई क्वाड्रेटिक है, बट वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस बाई क्वाड्रेटिक इनटू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो कैन वी राइट, लेट अस अज्यूम x² इक्वल टू t, देन दिस बिकम्स x² इक्वल टू t को जैसे अज्यूम करते हैं x² इक्वल टू t, तो दिस बिकम्स t² प्लस व्हाट इज दिस इज 60 माइनस 16. इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर करके, तो 8 + 8 और ये दिस इज इक्वल टू 0. तो अब +8 और -2 दो नंबर मिल गए, +8 -2, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1, t की एक वैल्यू आ रही है अब +8, यानी कि -8 आएगी, और एक t की जो वैल्यू आएगी
-2 यानी कि +2 आएगी, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x² इज कमिंग आउट टू बी -8 और दूसरा x² इज कमिंग आउट टू बी 2। यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस √8 का, अगर हम -8 का रूट लेते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2√2 आयोटा एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी x इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो यानी कि यहाँ पे हमें चार जो वैल्यू मिली है सबका करते हैं, तो √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर इज 2, √2 आयोटा का स्क्वायर √2 आयोटा, तो √2 आयोटा यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आयोटा स्क्वायर इज -1 और उसका ऑब्वियस ही बात है मॉड लेंगे तो दिस बिकम्स पॉजिटिव नंबर, और -2 आयोटा का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -2 आयोटा का भी मॉडुलस लेंगे और स्क्वायर करेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, इसका स्क्वायर कर लो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी आपकी 8 आएगी। तो वैल्यू जो बन करके आ रही है बच्चों 2 + 2 4, 4 + 8 इज 12, 12 + 8 इज 20, ठीक है, तो दिस इज 20, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 20। एक्स इज ऑल्सो वी कैन से मॉडरेट टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन सॉल्व करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो आसान है कि जहां बच्चे ये देखते हैं इसका कंजुगेट इज द अदर रूट, ये पता चल जाता है। यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, एक रूट्स हमारे 0 हो जाएंगे, तो यहां से बच्चे a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे a और b की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल है, c की वैल्यू वी कैन गेट फ्रॉम दिस बाउंड्री कंडीशंस, और जैसे ये इक्वेशंस आया तो दिस इज द सॉल्वेबल इक्वेशंस। ये दिस इज नॉट द क्वेश्चंस अप टू द लेवल ऑफ द एडवांस, ये बेसिक से क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो दिस इज अ इजी प्रॉब्लम। नेक्स्ट दिस इज फ्रॉम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। लेट अस सी कि ये क्वेश्चंस क्या है। मान लेते हैं ये एक आपकी मैट्रिसेस दी हुई है, ए सेट, ये सेट का क्वेश्चंस भी है, और ए बी सी डी या तो 0 या तो 1 है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -1 या 1 है, ठीक है, वेयर डेल्टा इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, यानी कि दिस इज द, ये जो क्वेश्चंस है हमें सेट भी दिख रही है, मैट्रिक्स भी दिख रही है, डिटर्मिनेंट भी दिख रही है, और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की डिमांड कर दी है तो डेफिनेटली इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आ जाएगी। तो लेट अस ट्राई सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो आइडिया आ रहा है कि हम इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल लें। क्या करें? डिटर्मिनेंट ही निकाल लें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो 0, ठीक है, ये R1 के थ्रू ओपन करते हैं तो दिस बिकम्स योर 0, तो 0 ही हो जाएगा। फिर -1, ठीक है, -1, और इसके रो कॉलम को गायब कर देते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी E - D, ठीक है, प्लस C, और C के साथ क्या आएगी, इसके रो और कॉलम को गायब कर देते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी B - A, कुछ ऐसा बन करके आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को और सुंदर से जाकर के लिखते हैं तो ये बन जाएगी D - E प्लस C, ठीक है, और ये क्या बन जाएगी B - A। यहां तक तो हमने कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो 1 हो सकता है, या तो ये 1 हो सकता है, या -1 हो सकता है, और ये भी चीज ध्यान रखनी है कि ABCDE जो है या तो उसको हम 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो बच्चों, थोड़ा सा तो हमें ये काफी ट्रिकी क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसको केसेस बनाने पड़ेंगे कि जब D, अच्छा ये 1 कैसे कैसे बन सकते हैं और -1 कैसे कैसे बन सकते हैं। तो जैसे कि पहले हम केस ये मान लेते हैं, ठीक है, पहला केस ये मान लेते हैं कि लेट अधिकार बनता है एंडियल टू 0, क्योंकि हमें 0 और 1 ही रखना है। तो एक केस में C को हमने फिक्स कर दिया कि C 0 हो गया, तो C जैसे 0 होगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ A की जो वैल्यू होगी ये बिकम्स D - E। अब सोचो कि D और E को 0 और 1 यूज करना है और हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 या -1 लेकर के आना है। तो हम कैसे कैसे सोच सकते हैं, अगर D और E दोनों की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, दोनों की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये 0 हो जाएगी। तो दोनों 1 तो हो नहीं सकती है, दोनों 0 हो सकती है क्या? दोनों 0 रख देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, जो हमें डिमांड कर रही है वो भी नहीं हो सकती है। तो इस केस में अगर हमने D को, देखो ध्यान से सोचो, D को अगर 1 रखा तो E को 0 रखना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। या अगर हमने D को 0 रखा
तो ई को हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ रही है और एक केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 आ रही है। तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि यहां से हमें अगर केस 1, ठीक है, अगर हमने केस 1 जो बनाया है, ठीक है, केस 1 जो बनाया है, एक तो हमें क्लियरली आ गया और हमने सी को डी और ई की वैल्यू लिख लिया। सी हमारा फिक्स है कि सी दोनों के होगा, सी को 0 फिक्स कर दिए हैं। बच हमारे पास क्या क्या गए, ए और बी। तो अगर C 0 है तो A और B को कुछ भी रखेंगे, कुछ भी इन द सेंस जो हमारे पास ऑप्शन है, या तो 0 या तो अगर हम बात करते हैं B की भी, ठीक है, हाँ समझ की, B की बात करते हैं, A की बात करते हैं। तो ये देख लेते हैं कि अगर हम D 1 है, E 0 है, C 0 है, तो B के रखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, B को पुट करने के लिए 2 ऑप्शन होता है, या तो 1 रखें या तो 0 रखें, सॉरी, या तो 1 रखें या तो 0 रखें, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 ही आएगी। सिमिलरली ए को भी रखने की क्या है, 2 ऑप्शन से कुछ भी रख सकते हैं। इस केस में भी बी को कुछ भी रख सकते हैं, डी को कुछ भी रख सकते हैं। तो दिस इज 2 वेज, ठीक है, तो ये हो जाएगी 4 और इस केस में हो जाएगी 4। तो टोटल वेज अगर सी 0 होता है तो टोटल कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं अलग अलग, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज कमिंग आउट टू बी 1 और -1 इज 8, ठीक है, ये केस 1 से आए। केस 2 की बात करते हैं बच्चों। केस 2 में क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि जो सी है, सी इज इक्वल टू 1। अगर C 1 हुआ तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है ये क्या बन करके आ रही है, दिस इज बिकमिंग एज D माइनस E और ये बन जा रही है प्लस B, ठीक है, और माइनस A। प्लस वाले को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं, दिस इज B प्लस D, ठीक है, माइनस A माइनस E। फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें ए बी सी डी, ए बी डी ई जो भी वैल्यू है या तो 1 लेना है या तो 0 लेना है। तो हमें यह सोचना है कि 1 और 0 को रख करके क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जब ये 1 आए या -1 आए। तो जरा सा सोच लेते हैं बच्चों, अगर हम इसमें से किसी भी 2 एलिमेंट को 1 रख दें, किसी भी 2 को 1 रख दें, ठीक है, सपोज इन दोनों को 1 रख दें और सॉरी सपोज चारों को 1 रख देते हैं, सपोज चारों को 1 रखते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज बन करके आ रही है, चारों को जैसे 1 रखेंगे तो 2 एक दूसरे का नेगेटिव है तो कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। चारों को 0 रखेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, अगर हमने क्या रखा कि चारों को 4 को 1 पुट कर दिया तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी। चारों को अगर हमने 0 रख दिया तो भी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और अगर हम 2 को 1 और 2 को 0 रखते हैं, 2 को 1 एंड 2 को 0 रखते हैं, तो इस केस में देखो किसी को भी 2 को 1 रख दो, सपोज इसको 1 रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा और 0 0 तो 0 ही बन जाएगा, और ये 1 1 ये 0 0 तो ये बन जाएगी +2। अगर ये 0 0 ये 1 1 रखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी -2। तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। तो एक ही चीज पॉसिबल हमें लग सकता है कि 3 टर्म को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा एंड 1 टर्म को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। जैसे 3 टर्म को 1 रखेंगे तो सपोज ये 3 टर्म को 1 रखे और एक को 0 रखे तो एक प्लस माइनस कट के 0 बन जाएगा और एक 1 आ जाएगा। या दूसरा केस हमें यह समझ में आ रहा है कि 3 टर्म को हम क्या रख दें, 0 रख दें एंड 1 टर्म को क्या रख दें, 1 रख दें। तो इस केस में 3 टर्म को 0 रखेंगे, सपोज ये टर्म 0 हो गए तो ये तीनों 0 हो गए तो 0 ही हो गए, और एक टर्म जो बचेगा वो अगर नेगेटिव के साथ है तो -1 आएगा, पॉजिटिव के साथ है तो +1 आएगा। तो अब इसको कितने तरीके से हम अलग किस तरीके से एलिमेंट को यहाँ पे रख सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा पीएनसी यूज कर लेते हैं। तो 3 टर्म 1 चाहिए, 4 टर्म में से 3 को 1 होना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, 4C3 इनटू एक टर्म बच गया, एक टर्म जो बचा उसको 1 रखना है, यानी कि जो रिमेनिंग इज 1 टर्म और उसको 0 रखना है। तो कैन वी राइट 1C1, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी एंड 4C3 इज कमिंग आउट टू बी 4, ठीक है। और यहां पे बात करते हैं 4 में से 3 टर्म 0 चाहिए तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, 4C3 और 1 में से एक 1 चाहिए तो दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 4, यानी कि इस कंडीशन से 4 आ रहे हैं, इस कंडीशन से 4 आ रहे हैं, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 4 + 4 इज 8, यानी कि अच्छा। और C तो फिक्स हो गया, ABCD ये चारों भी फिक्स हो गया। तो यहां पे केस 1, अगर केस 1 की बात करते हैं तो केस 1 से टोटल आंसर आ रहे हैं 8 और केस 2 से बात करते हैं तो टोटल आंसर आ रहे हैं 8। तो हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, यानी कि टोटल कितने
एलिमेंट्स हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, यानी लेकिन ए में सॉरी सेट एस में टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, जितने अलग अलग हम मैट्रिसेस बना सकते हैं, तो टोटल कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हैं, 8 + 8 is 16, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 16. This questions I will consider a tough one because जो एग्जाम हॉल में एक तो ऐसे ही प्रेशर में होते हैं बच्चे, और उस प्रेशर्स में इतने सोच पाना थोड़ा सा रियली टफ हो जाता है. ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन, द ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स S1 S2 S9, यानी कि ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स, एक ग्रुप है 9 बच्चों का, इज डिवाइडेड टू फॉर्म 3 टीम्स XYZ. ठीक है, साइज 2 3 4, यानी कि 3 टीम बनाए जा रहे हैं, एक X टीम हो गया, एक Y हो गया, या एक Z हो गया. 3 टीम बनाए गए हैं. इसकी साइज आपकी 2 है, इसकी साइज 3 है एंड इसकी साइज 4 है. 4 3 7 2 9. चलो यहां तक तो ठीक है. रिस्पेक्टिवली सपोज डेट S1 कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर टीम X, यानी कि S1 इसमें तो नहीं आ सकता है, एंड S2 कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द टीम Y, S2 इसमें नहीं आ सकता है. ठीक है, Z के लिए फ्री है. देन द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म सच टीम्स. तो ये क्वेश्चंस PNC से है और बच्चे को PNC वैसे भी टफ लगते हैं. ठीक है, तो इसको तो सॉल्व करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं. एक तो जो हमारे मन में आइडिया आ रहा है, हम देखिए विदाउट रेस्ट्रिक्शंस निकाल दें, टोटल कितने तरीके से हम कर सकते हैं, टोटल कितने तरीके RH दिख रहा है, तो RH का होना तरीका है कि हम यहाँ पे वो केसेस बना लेते हैं. ठीक है बच्चों, केस 1 देखते हैं ना, केस 1 में क्या बन सकता है. यहाँ पे केस 1 में हम चेक कर सकते हैं कि किसी एक को फिक्स करने की कोशिश करते हैं. सपोज S2 जो है ना, इसी को हम केस पे फोकस करते हैं. सपोज हमने केस 1 में ले लिया कि S2 जो है दिस बिलोंग, S2 जो है Y में तो हो नहीं सकता है, Y तो हो नहीं सकता है, Y में होगा नहीं तो या तो S2 X में जाएगा या S2 Z में जाएगा. तो एक केस बन जाएगा S2 बिलोंग्स टू X, एंड दूसरा केस जो है ये केस 2 आप बना लीजिए कि S2 बिलोंग्स टू Z. ठीक है, अब देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं. अब बताओ कि अगर यहाँ तो X में नहीं है, और सॉरी S2 X में है. ठीक है, तो X में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं X Y Z. X में कितने पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं, टोटल हमारे पास 9 है. 9 में से S1 तो ले नहीं सकते हैं, तो बच गए हमारे पास 8. टोटल कितने बच गए हमारे पास जो एलिमेंट्स है S1 S2 S3 और S9, इसमें से X में S1 तो ले नहीं सकते हैं और S2 ऑलरेडी पहले से है. ठीक है, तो यानी कि हमें चाहिए एक एलिमेंट, और जो रिमेनिंग बचे हैं, ठीक है 7 बचे हैं, क्योंकि देखो 7 S1 तो ले नहीं सकते हैं और S2 इसमें आ गया है. ठीक है, 1 में S2 इसमें आ गया है, तो S2 और S1 तो ऑलरेडी आ चुका है. बचे 7 में से कौन चाहिए, तो 7C1 साइमल्टेनियसली. Y की बात करते हैं, Y में S2 तो हम ले नहीं सकते हैं. ठीक है, और सॉरी 9 में से 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, 9 में से 2 एलिमेंट्स आ चुके हैं. तो अब इसमें बच कितने गए, 9 में से 2 एलिमेंट्स इसमें आ चुके हैं, और हमने मान लिया है कि S2 इसमें है, तो ये तो अनरिस्ट्रिक्टेड है. तो 7C1, और इसकी हम बात करते हैं तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे बच्चों, थोड़ा सा एक बार देख लो. तो C 3 एलिमेंट चाहिए, 7C3. और यहां पे बात करते हैं हम बच्चों, अब यहां पे 2 एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. बचे कितने हमारे पास, 4 में से 4 चाहिए Z को, तो दिस इज 4C4. ये हमारे केस से बन करके आए हैं. केस 2 में अगर S2 को Z में डाल दिए, सपोज हमारे पास S2 को यहां पे हमने फिक्स कर दिया. ठीक है, S2 की बात करते हैं, S2 को यहां पे फिक्स कर दिया, तो S1 में कितने पॉसिबल एलिमेंट्स है लेने के लिए, S1 तो आ नहीं सकता है, S2 ऑलरेडी जा चुका है, तो बचे हमारे पास कितने, 7 में से S2 में कितने चाहिए, सॉरी 7 में से X को कितने चाहिए, 2. तो कैन वी राइट 7C2 X के लिए. और Y की बात करते हैं, तो एक तो यहां पे आ चुका है S2, 2 ऑलरेडी X के टीम में बन चुका है, तो 2 और 1 3, बच कितने गए, 6. तो 6 में से कितने चाहिए, C3, तो 6C3 हो गया. ठीक है,
और बचे कितने 3 2 5 और एक S2 को फिक्स कर दिए हैं Z में, तो 6 बच गए 3। तो 3 में से 3 को सिलेक्ट करने का तरीका 3C3। थोड़ा सा इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो दिस बिकम्स, ये वैल्यू जो बन करके आ रही है, दिस इज 7 into 6 into 5 बाई 1 into 2 into 3 और into 1 आएगा ये, तो ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो दिस इज 7 into 6, ठीक है। और क्या आ रही है 7 into बाई 1 into 2 और ये आ रही है 6 into 5 into 4 बाई 1 into 2 into 3, कुछ ऐसा बन करके आ रही है। तो ये और ये विल बी कैंसल्ड, 2 से काट देते हैं तो दिस इज 2, तो 6 42, यानी कि 4 2 और यहाँ पे 10, 420 आ रहे हैं ये, ठीक है। 420 यहां से आ रहे हैं, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। दिस विल बी कैंसिल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 7 जा 49 into 5, 49 into 5, तो 9 5 जा 45 का 5 और 5 into 4 होगा 4 24, 245। तो ये वैल्यू बन करके आ रही है 245। तो 245 प्लस 420, दिस इज कमिंग आउट टू बी 665। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 665, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। एक तरीका और इसको हम लोग सोच सकते हैं, ये तो तरीके से सोच लिए, आप लोग घर पे कोशिश करना सब सॉल्व करने के लिए सोच करके, कि अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक, कि केस 1 में ऐसा बना दें, ठीक है। केस 1 में S1 को, S1 जो S1 है, S1 तो क्या है, X में जा नहीं सकता है, एक बार S1 को Y में दे दें, और केस 2 में क्या कर सकते हैं, S1 को Z में दे दें। ऐसे सॉल्व करना, देखना कि आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेथड 2 हो गए। एक और तरीका से इसको सॉल्व किया जा सकता है कि हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमने इस टीम को फॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, और उसको पता है आप लोगों को फॉर्म करने का तरीका 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसमें से हम माइनस कर देंगे ओ वाली टर्म जब S1 X में है और जब S2 Y में है, ठीक है, और तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द कॉल्ड टोटल माइनस जो है, ठीक है, रिवर्सल मेथड। तो दिस वन इज द इजी वन, ठीक है। ऐसे करो या ऐसे करो, ये ज्यादा बच्चे सोच पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ये वैसे भी पीएनसी और प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा टफ पार्ट होती है, तो सोचना थोड़ा मुश्किल है ये, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक दिस इज फ्रॉम अ वेक्टर, और वेक्टर और 3D तो इतने इजी होते हैं कि कितने भी टफ आ जाए, इवन एडवांस लेवल के बच्चे आसानी से कर लेते हैं। बट लेट अस सी कि ये क्वेश्चंस क्या है। ओपी एक वेक्टर दिया हुआ है, OQ OR एक वेक्टर दिया है। ऑब्वियस ही बात है, अगर OPQR OR वेक्टर है, बी 3 वेक्टर्स अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R, यानी अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा R से बिलोंग करते हैं और अल्फा और बीटा 0 नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, अगर अल्फा बीटा 0 हो जाएंगे तो I और J ये दोनों क्या हो जाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएंगे। डिनोट ओ डिनोट द ओरिजिन, ठीक है, ओ ओरिजिन है। इफ दिस इज अ बॉक्स, यू कैन सी दिस इज अ बॉक्स, 0 मतलब तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है, खत्म कहानी, क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, बॉक्स 0 सबको पता है कि अगर A क्रॉस B डॉट 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा एंड दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 1। OQ वेक्टर लिखते हैं 1, बीटा माइनस 1 बाई बीटा एंड दिस इज 1, और OR वेक्टर लिखने की कोशिश करते हैं, दिस इज 1 1, दिस इज 1/2, ठीक है, और इसके डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर कर देते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ठीक है। उसके आगे फिर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो एक तो तरीका है कि हम इसमें प्रॉपर्टी लगा दें, एक टर्म को 0 कर दें, तो हम यहां पे लगा देते हैं C2 गोज टू, सॉरी हाँ, C2 गोज टू, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, तो C2 गोज टू C2 माइनस C3, तो ये कुछ ऐसे बन करके आ जाएगी, अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा, दिस इज 1, दिस इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो बीटा माइनस 1 माइनस बीटा, तो ये बन करके माइनस 1 बाई बीटा, ठीक है। ये 1 माइनस 1/2 इज 1/2, और ये हो गई 1 1 और ये हो जाएगी 1/2। इसमें हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया है, C2 गोज टू C2 माइनस C1, C2 में से C3, सॉरी C2 में से C3 को माइनस किया इनफैक्ट हम,
तो दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं R1 के थ्रू, तो कुछ ऐसे दिखेगी अल्फा -1 बाई अल्फा, ठीक है, इनटू इस रो कॉलम को गायब कर देते हैं, तो दिस इज बिकम्स -2 बीटा, सॉरी -1 बाई 2 बीटा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगी -1/2 आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड इज 0, थर्ड क्या आ जाएगी 1 इंटू, ठीक है, इसके रो कॉलम को गायब कर देते हैं, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां से कुछ क्वेश्चंस बन करके आ गया, देखते हैं क्या 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 आता है ये, ठीक है, और कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बन करके आता है। तो बहुत ही और आगे क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। द पॉइंट अल्फा बीटा लाइज ऑन द प्लेन, एक प्लेन है, इसमें अल्फा बीटा और 2, यानी कि x की जगह पे अल्फा रखेंगे, y की जगह पे बीटा रखेंगे और z की जगह पे 2 रखेंगे। तो अच्छा ये प्लस होना चाहिए, ठीक है, प्लस l इक्वल टू 0, प्लस l इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चंस में अल्फा बीटा निकालने के लिए ऑब्वियस ही बात है कि अल्फा और बीटा निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए होगा, और यहाँ पे एक ही इक्वेशंस दिया हुआ है, बट ट्राई करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कुछ क्या बन करके आ रहा है, ठीक है। तो पूरे में अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये कुछ ऐसे बन करके आ जाएगी अल्फा -1, ठीक है, और -1 को भी हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो ये बन करके आ जाएगी क्या 1/2 बीटा, 1/2 को भी बाहर ले लेते हैं, तो ये 1 बाई बीटा और प्लस 1 कुछ ऐसा बन करके आ जाएगा, और प्लस ये क्या बन करके आ जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बीटा प्लस 2/2 बीटा इक्वल टू 0। और इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इनफैक्ट इसी स्टेप में इसको भी सॉल्व कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। दिस इज 1 प्लस बीटा बाई बीटा आ जाएगी, 1 प्लस बीटा बाई बीटा आ जाएगी, ठीक है। यहां तक तो पहुंच गए बच्चों हम। अब आगे क्या कर सकते हैं, और अल्फा से मल्टीप्लाई किए तो अब अरे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई है यहाँ पे, ठीक है। देखो बच्चों, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन मिस्टेक डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, अल्फा -1 बाई अल्फा को रहने देते हैं अभी, ठीक है, ये माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस अल्फा ही कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। दिस और 1/2 को भी बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगी आपकी 1 प्लस बीटा बाई बीटा, कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये तो क्लियरली दिख रहा है, दिस इज बीटा प्लस 2/2 बीटा इक्वल टू 0। बहुत गंदा सा इक्वेशंस बनते हुए नजर आ रहा है, बट फिर भी हम देख लेते हैं 1/2 बीटा, यानी कि हमारे पास जो एलसीएम नीचे आ रही है अल्फा बीटा आ रही है, ठीक है, अल्फा बीटा आ रही है, इनफैक्ट 2 अल्फा बीटा आ रही है, और यहां से तो बन जाएगी आपकी 1 माइनस अल्फा, और ये बन जाएगी 1 प्लस बीटा, ठीक है, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा, और यहां पे जो बन करके आएगी अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 2 अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 0। नीचे वाली पार्ट तो 0 हो जाएगी, ऊपर देखते हैं क्या बन करके आ रही है, दिस इज 1, और ये हो जाएगी प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, और इसको करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 0। आज की बात, और ये तो कैंसिल हो गई, और आगे देखते हैं प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा, दिस इज कमिंग आउट टू बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1। अच्छा, यानी अल्फा और बीटा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है बच्चों, वैल्यू, हमें जो वैल्यू निकालनी है उसको भी थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। दिस इज 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस जेड की जगह पे हम 2 पुट करेंगे प्लस एल इक्वल टू 0। एल की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को जैसे कॉमन लेते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 प्लस एल इक्वल टू 0। तो यहां से देख सकते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -1, तो -1 पुट करेंगे तो दिस बिकम्स -3, और दिस बिकम्स -5 प्लस एल इक्वल टू 0, एंड एल इज कमिंग आउट टू बी 5। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 5। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, ठीक है, ये एक स्टेप में कैलकुलेशन है। अगर ये
आ गया, जो बच्चे यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, जो बच्चे यहाँ तक पहुँच गए उनके लिए तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम वेक्टर। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चंस किस फॉर्म से? लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल, ओ प्रोबेबिलिटी, यानी कि देख रहे हो बच्चों की इस बार प्रोबेबिलिटी और पीएनसी से भर भर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल एंड लेट पी एक्स बी डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, ये रैंडम वेरिएबल से दे दिया। सपोज दैट एक्स और पी ऑफ एक्स, अच्छा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि एक कोऑर्डिनेट है। अगर एक्स क्या है, एक्स है, तो अगर एक्स है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, p ऑफ x हो रहा है, ठीक है। अगर ये x है तो p ऑफ x क्या हो रहा है, p ऑफ x हो रहा है। x इक्वल टू 0 1 2 3 4 लाइज ऑन द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। इसका देने x y इन द x y प्लेन, x y प्लेन में लाई कर रहा है, यानी कि x और y दो प्लेन है। तो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन हम ले सकते हैं, ठीक है। y इक्वल क्या होता है, जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू कुछ इक्वल टू 0, तो ये कुछ ऐसे बन करके आ जाएगी माइनस ए एक्स माइनस सी बाई बी, कुछ ऐसा बन करके आ जाएगा ये y, यानी कि x इक्वल टू 0 रखेंगे तो फिर तुम्हारा p ऑफ x क्या आएगा, p ऑफ x नथिंग, दिस p ऑफ x क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो तुम्हारा एक इससे करस्पॉन्डिंग y आएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो उससे करस्पॉन्डिंग आएगा। तो अब चेक करते हैं हम कि, और उसके आगे क्या दिया हुआ देख लेते हैं, एंड p ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इफ द मीन ऑफ द x इज 5/2, मीन यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, समेशन ऑफ xi pi, दिस इज गिवन एज अ 5/2, ये एक इंफॉर्मेशन दी हुई हमें। तो क्या पूछ रहा है, द वेरिएंस ऑफ द x इज अल्फा देन 24 अल्फा। वेरिएंस की फॉर्मूला क्या होती है बच्चों, ये फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। दिस इज द समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर, यानी कि हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये वैल्यू तो हमें पता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज 25/4, ये वैल्यू पता है। अब चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। हमने मान लिया कि जो एक्स आई, एक बड़ा सा टेबल बनता है, ये भी तो आसान ही क्वेश्चंस होते हैं, जनरली ये भी आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा लेंदी होता है। तो हमने मान लिया कि एक एक्स आई है, एक्स आई क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 ये हो सकती है। और जो पी आई है, पी आई बोले तो ऑब्वियस सी बात है पी एफ एक्स, ठीक है। और पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है दिस इज द वाई, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है स्ट्रेट लाइन है तो x और y कोऑर्डिनेट में होगा, तो p ऑफ x क्या है, y कोऑर्डिनेट है। और y को हम तो या तो इस फॉर्म में माने, और ये स्ट्रेट लाइन है तो सबसे आसान तरीका है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो y इक्वल टू, सबसे बेसिक तरीका है mx प्लस c मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट px इक्वल टू क्या हो गया, mx प्लस c हो गया, दिस इज mx प्लस c हो गया, ठीक है। y इक्वल टू हमने mx प्लस c मान लिया, तो ये डायरेक्ट हम वैल्यू लिखते चलते हैं। देखो बच्चों, अगर हमने मान लिया कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो p अगर 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 0 रखते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, c। 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगी, 1 रखेंगे x की जगह पे तो बन जाएगी m प्लस सी। 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2m प्लस सी। x की जगह पे 3 रखते हैं तो दिस इज 3m प्लस सी, ठीक है। और 4 रखते हैं तो दिस बिकम्स 4m प्लस सी। तो ये बच्चों अब क्या है कि अब हमें निकालना पड़ेगा दूसरा एक्स आई पी आई। तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस इज योर 0, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज m प्लस सी, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4m प्लस 2c। ये कैलकुलेशन हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग इसको ध्यान से देखते रहना बच्चों। दिस इज 9m प्लस 3c एंड दिस इज 16m प्लस 4c, ठीक है। तो हमें इसका समेशन चाहिए, तो समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, ये वैल्यू कितनी बन करके आ रही है, 16 और 4 20 और 20 और ये 10, दिस इज 30m प्लस 4 3 7 और 3 10 प्लस 10c, और ये वैल्यू आपको दी हुई है, दिस इज गिवन एज 5/2, यानी एक इक्वेशन तो हमें मिल गया,
ठीक है, एक इक्वेशन हमें मिल गया। और दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी, जो रैंडम वेरिएबल का जो भी प्रोबेबिलिटी आ रहा है, सारे प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसको जरा ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज 5c, और 4 3 7 2 9 और 1 10 प्लस 10m, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। यानी कि हमारे पास ये इक्वेशंस मिल गई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके m और c की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 20m प्लस 10c इक्वल टू 2, एंड ये जो भी वैल्यू है, दिस नंबर 3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10c विल बी कैंसिल आउट, 30m माइनस 20 में 10m, ठीक है, एंड 2/5 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2, और m की जो वैल्यू आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/20। m की जो वैल्यू बनकर के आई है 1/20, और जैसे इस m को 1/20 रखेंगे तो 1/20 मीन्स 1/2, 1/2 को राइट साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/10, तो c इज कमिंग आउट टू बी 1/10, यानी m और c की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हमें वेरिएंस निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, xi स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। तो xi स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं। xi स्क्वायर, व्हाट इज द xi स्क्वायर, दिस इज 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 4, दिस विल बी 9, दिस विल बी 16, और pi तो हमें पता है, तो अब हम एक टेबल बनाते हैं xi स्क्वायर pi का। तो xi स्क्वायर pi की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 0 इंटू सी इज 0, 1 इन m प्लस सी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा m प्लस सी, और बात करते हैं आगे। और वैसे m और c की तो वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको लास्ट में हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4, 8m प्लस 4c, ठीक है, और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 27m प्लस 9c, और 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 64m प्लस 16c। अब इसको जरा पूरा को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, पूरे को ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें ये इसकी वैल्यू चाहिए। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 64, नहीं 7 4 11, 1 12, 12 और 8 20 का 0m 2, और 2 2 4 4 और 6, दिस इज कमिंग आउट टू बी 100m प्लस 16 4 20 10 30 30c, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। m की वैल्यू को यहाँ पे 20 रखते हैं, 1/20, c को 1/10 रखते हैं, तो जैसे 1/20 और 1/10 रखते हैं तो इसकी वैल्यू जो बन करके आ रही है, यानी कि हमारे पास समेशन ऑफ xi स्क्वायर p की जो वैल्यू बन करके आ रही है, दिस इज 100/20 प्लस 30/10, यानी कि ये वैल्यू क्या आ रही है 5 प्लस 3, दिस इज कमिंग आउट टू बी 8, ये वैल्यू बन करके आ रही है 8, और इसमें से आपको माइनस करना है इसका स्क्वायर 25/4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 25/4, और ये वैल्यू क्या बन करके आ रही है 32 माइनस 25 इज 7/4, यानी कि जो ये वेरिएंस निकल करके आ रही है बच्चों, वेरिएंस जो निकल करके आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 7/4, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू अल्फा, और आपसे फाइनली वैल्यू क्या पूछा है 24 अल्फा, तो यानी कि 24 इंटू 7/4, दिस इज 6, और 7 6 42, आई थिंक इसके इंटीग्रल आंसर आएंगे 42। दिस इज द इजी वन बट द लेंथी वन, ठीक है। तो बच्चे इसको देख करके छोड़ देते हैं, मतलब कैलकुलेशन के बीच में छोड़ देते हैं। तो आप लोग अगर वंस यू हैव स्टार्टेड योर कैलकुलेशंस प्लीज कंप्लीट टिल द फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज द इजी वन बट द लेंथी वन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओह, यानी कि ये थे आपके टोटल इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, और हम सारे बच्चे को जो जेई मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी सजेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट आप सिंगल करेक्ट चॉइस और इंटीजर टाइप जरूर 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 सॉल्व करें, बिकॉज इससे क्या होता है कि ये सेम क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जेई मेंस में पूछे जाते हैं, और ये ज्यादा एडवांस होते हैं, तो इससे आपको हेल्प भी मिलता है कि आपके कंसेप्चुअली और स्ट्रांग हो जाते हैं जेई मेंस के लिए, कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाती है आपकी। सो डू ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट
सिंगल करेक्ट एंड इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। तो देखते हैं लास्ट कौन सा सेक्शन है। दिस इज द सेक्शन 4। लेट्स चेक। ओ, सेक्शन 4 इज द मैच द कॉलम। मैच कॉलम यानी कि दिस इज द इजिएस्ट पार्ट फॉर मी। ये हमें ऐसा लगता है कि मैच द कॉलम इस पूरे मतलब जेई सेक्शंस के जो 4-5 पैटर्न होते हैं, जैसे कि अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक सेक्शन में सिंगल करेक्ट पूछे थे, दूसरा सेक्शन में क्या पूछे थे, मल्टीपल चॉइस, तीसरे सेक्शन में इंटीजर टाइप पूछे थे, और चौथे सेक्शन में हमसे यहाँ पे पूछता है मैच द कॉलम पूछा है, ठीक है। और एक और सेक्शन होता है इस पेपर 1 में नहीं थे, वो हो सकता है पेपर 2 में मिले आपको, दैट इज द पैराग्राफ टाइप। एक पैराग्राफ होती है और उसके बेस पे 2 और 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो लेट अस सी कि ये क्वेश्चंस का क्या बोल रही है। लेट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x। ओह, दिस इज द फ्रॉम द हाउस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑब्वियस ही बात है, ये काफी आसान होगा। तो देखते हैं कि इसका फोटो कैसे बनता है। तो y लाइन है, y इक्वल टू 2x टचेस द सर्कल विद द सेंटर 0, अल्फा। इसकी सेंटर कहां पे आ रही है? इसकी सेंटर आ रही है y एक्सिस पे। सेंटर आ रही है y एक्सिस पे, और अल्फा इज पॉजिटिव, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। इसका फोटो बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा फोटो बन रहा होगा। ये लेट अस अज्यूम दिस इज योर सर्कल, दिस इज 0, अल्फा, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। एंड रेडियस r एट द पॉइंट a1, स्ट्रेट लाइन टचेस। अच्छा, r1, लेट b1 बी द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट लाइन सेगमेंट a1 b1 इज डायमीटर, यानी a1 b1 डायमीटर है, ठीक है। तो एक कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, पहले लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं। स्लोप इज पॉजिटिव, y इक्वल टू 2x, लाइन ऑब्वियस ही बात है ऐसी होगी, ऐसी होगी या ऐसी होगी। तो y इक्वल टू 2x एग्जैक्ट लाइन ही बना लेते हैं ना, x 0 तो y 0, ये कुछ ऐसा होगा। और 1 तो y 1, y x 1 तो y 2, यानी कि लाइन कुछ ऐसी हो रही होगी आपकी, ओके। तो ये पॉइंट हो गई। और ये बोल रही है कि सपोज यहाँ पे क्या है, दिस इज योर a1, और आगे क्या बोल रहा है कि अगर ये डायमीटर है, ठीक है, अगर ये डायमीटर से पास कर रही है और अदर पॉइंट पे क्या आ गई, दिस इज योर b1, ठीक है, ये b1 आ गई। तो क्लियरली यहां से हमें कुछ कुछ और इक्वेशंस दिया हुआ है। एक इक्वेशंस हमारे पास ये दिया हुआ है कि अल्फा प्लस आर इक्वल टू, एक रिलेशन हमारे पास ये दी हुई है, अल्फा प्लस आर, और अल्फा और आर का वैल्यू भी पूछा हुआ है। तो हमें अल्फा और आर में एक और रिलेशन चाहिए कैसे भी करके। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? A1 जो पॉइंट है, क्या A1 पॉइंट को, ये जो लाइन है y इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो क्या A1 पॉइंट को हम जनरल पॉइंट लिख सकते हैं क्या? अगर ये x1 हो गई, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x1 हो जाएगी। ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े, बट हमने लिख लिया है, ठीक है। एक चीज और देख सकते हैं बच्चों कि यहां से दिस इज योर r, यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दिस इक्वेशंस का जो जनरल इक्वेशन हो गया, दिस इज रिटन एज y माइनस 2x इक्वल टू 0, यानी कि हमें 0, अल्फा से y माइनस 2x, ठीक है, y माइनस 2x इक्वल टू 0, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस इज r गिवन है। तो पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे अल्फा रखेंगे, तो अल्फा माइनस 0 बाई अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज 5, ठीक है। एंड इसका मॉड, एंड मॉड लेते हैं। ऑब्वियस ही बात है, मॉड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस विल बी ओनली पॉजिटिव r। तो एक हमारे पास यहां से वैल्यू बन करके आ रही है अल्फा इक्वल टू √5 इंटू r, यानी कि एक रिलेशन यहां पे है, एक रिलेशन ऊपर दिया हुआ है। तो आई थिंक यहां से r और अल्फा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो अल्फा की जगह पे जैसे √5r रखते हैं, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बन करके आ रही है, तो ये दिस बिकम्स √5r प्लस r इक्वल टू 5 प्लस √5। कुछ कॉमन दिख रहा है यहां से, r को जैसे कॉमन दिखते हैं तो दिस इज √5 प्लस 1, ठीक है। और यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे √5 को कॉमन लेंगे तो दिस बिकम्स √5 और ये बिकम्स प्लस 1, दिस विल बी कैंसल्ड आउट एंड r इज कमिंग टू बी √5, ठीक है। तो एक ऑप्शन जैसे आया मैच द कॉलम का, यही हमें बेनिफिट होता है। अब गधा की तरह ऐसा नहीं कि हम सब सॉल्व करने लग जाएंगे, नहीं तो ये अपने आप में ये एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। सो द बेस्ट अप्रोच इज r की जैसे वैल्यू आई है, वेयर इज r, r इज q,
तो q इक्वल टू √5, तो q इक्वल टू √5, तो q की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो q की वैल्यू 2, ओ q की वैल्यू 2, यानी कि हमें डाउट a और c में है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू लगे हाथ यहीं से निकल जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू √5r, तो अल्फा इज कमिंग आउट टू बी √5 इंटू √5, अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 5, तो अल्फा की वैल्यू 5, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी कि p का वैल्यू आ जाएगा 4। दोनों में p का वैल्यू 4 है। अब किस पे फोकस करेंगे? अब a1 पे फोकस करेंगे। a1 तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट और x1 और y कोऑर्डिनेट डबल है, तो दोनों पॉजिटिव, और ये 5 होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू गेस दिस मस्ट बी 5। तो देख लेते हैं कि ये r जो है 5 भी दोनों में है क्या, a और c, इसमें r1 नहीं, ये गलत हो गया और ये सही हो गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बट यहाँ पे फिर भी हम कोशिश करते हैं a1 का वैल्यू निकालने के लिए। तो a1 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देख लो बच्चों, a1 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये स्लोप देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, इसकी स्लोप है, द स्लोप ऑफ द लाइन इज 2, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, सपोज ये o है, तो स्लोप ऑफ OA1, यहां पे देखना बच्चों, स्लोप ऑफ OA1, ये स्लोप क्या हो जाएगी, दिस स्लोप इज अल्फा, यानी कि अल्फा, वेयर इज अल्फा इज 5, दिस इज 0,5। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप कैसे निकाल रहे हैं, 5 माइनस, या ऐसे लिख सकते हैं 2x1 माइनस 5 बाई x1 माइनस 0, एंड दिस इज इक्वल टू, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का इसका स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, इसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल, तो दिस इज इक्वल टू -1/2। आई थिंक इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे आंसर हमें आ जाना चाहिए। तो दिस इज 4x1, ठीक है, -10, एंड दिस इज इक्वल टू -x1, ठीक है। और हम यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से x1 को इधर लेकर के आएंगे, तो दिस बिकम्स योर 5x1 एंड दिस इज इक्वल टू 10, और x1 की वैल्यू यहां से 2 निकल करके आ गई। जैसे x1 की वैल्यू 2 आई तो 2x1 4 हो जाएगी, तो क्लियरली वी कैन से a1 इज इक्वल टू 5। और रही बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा देना, बीटा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। और वैसे भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा ए और सी में से दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो चेक कर लेना घर पर जाकर के, नहीं बने तो हम हैं ही क्लास में, बेशक आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द वेरी इजी वन, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और लेट अस सी द नेक्स्ट वन। ओह, दिस इज द फ्रॉम द हाउस ऑफ अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। यानी कि देख रहे हो बच्चों, यहां पे ऑब्जर्व करो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी वेक्टर एंड 3D कितना इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये 3D का क्वेश्चन है, 3D लाइन इन 3D स्पेस में है, ठीक है। तो सच डेट L1 एक लाइन है, ठीक है, सपोज लेट एक लाइन है, एक L2 लाइन है, इंटरसेक्ट। अच्छा, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो सबको पता है द बेसिक कंसेप्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों के पॉइंट निकाल करके, जनरल पॉइंट निकाल करके दोनों को मैच कर देते हैं। तो सपोज दिस इज म्यू एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा, ये जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तुम्हारा लिखने का। तो यहां से बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1 को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो म्यू -11, तो म्यू -11, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 म्यू -21, 2 म्यू -21, और z की वैल्यू आ जाएगी 3 म्यू -29, ये वैल्यू आ गई। ये एक्स वाई जेड की कोऑर्डिनेट आ गई, ठीक है। और एक जनरल पॉइंट ऑफ एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन लिखने की कोशिश करते हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेट बन करके आएगा, दिस कम्स 3 लैम्डा -16, और ये क्या आएगी 2 लैम्डा -11, और यहां पे आएगी ओ माय गॉड गामा, लेट R1 पॉइंट इंटरसेक्शन L1 एंड L2, एंड गामा की वैल्यू है क्या कहीं, अच्छा गामा, हाँ ठीक है, मान लेते हैं गामा इंटू लेमडा -4, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। मान लेते हैं कि ये एक जनरल पॉइंट है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि R1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, यानी कि हम पता करते हैं कि म्यू और लेमडा की वो कौन सी वैल्यू रखें जिसको रखने से क्या हो कि ये पॉइंट
और ये पॉइंट दोनों सेम बन जाए, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक ही पॉइंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट इस लाइन में है और ये पॉइंट इस लाइन में है, ठीक है। सपोज एक लाइन आपकी ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तो ये पॉइंट यहां पे होनी चाहिए और ये पॉइंट भी यहीं पे होनी चाहिए, तभी ये दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे दो एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हैं। तो एक तो हमारे पास बन के आ जाएगी म्यू माइनस 11 इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 16, ठीक है। इसको और सुंदर से जाके लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी कुछ ऐसे बन जाएगी 3 लेमडा माइनस म्यू, ठीक है, 3 लेमडा माइनस म्यू, 16 को उधर भेज देंगे तो दिस इज इक्वल टू 5। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी को इक्वेट करते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा 2 म्यू माइनस 21, दिस इज इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 11, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 2 म्यू माइनस, ठीक है, 2 म्यू माइनस 2 लेमडा, ठीक है, और इसको राइट साइड ट्रांसपोज जैसे करेंगे हम तो ये बनकर के आ जाएगी 10, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी म्यू माइनस लेमडा इक्वल टू 5, और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम पता करने की कोशिश करते हैं कि म्यू और लेमडा की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये और ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाए। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं। तो जैसे ऐड करते हैं तो यहां से म्यू म्यू विल बी कैंसिल्ड आउट एंड 2 लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 10 और यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 5। लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, और लेमडा की वैल्यू जैसे 5 आई तो लेमडा की वैल्यू एक जगह यहां पे 5 रखेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 10। तो लेमडा की वैल्यू 5, म्यू की वैल्यू 10। तो यहां पे हम क्या रख सकते हैं बच्चों, एक चीज और देख लेते हैं। तो गामा की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहां पे हम चेक कर लेते हैं, गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये अगर लेमडा की वैल्यू 5 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगी, दिस इज 5 गामा, ठीक है, माइनस 5 गामा माइनस 4, और यहां पे म्यू की वैल्यू 10 रखते हैं तो दिस बिकम्स 1। तो यानी कि आपकी कुछ ऐसे बनकर के आ जाएगी 5 गामा माइनस 4 इक्वल टू 1, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट दोनों सेम होना चाहिए इंटरसेक्ट करने के लिए। तो ये क्या बनकर के आ जाएगी, गामा इक्वल टू 1 बनकर के आ जा रही है, ठीक है, यानी कि 5 गामा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 1, पी का वैल्यू आ गई 3। अब पी का वैल्यू 3 वाला पार्ट ढूंढते हैं तो हमें दिख रहा है कि पी का 3 यानी कि 1 2 3 में है, ठीक है, यानी एक रिजेक्ट हुआ है बाकी नहीं हुआ है, और सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एंड n denotes the unit normal vector to the plane containing both line L1 and L2। एक लाइन L1 है प्लेन में, ठीक है, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, और हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना जो दोनों के प्लेन है। तो ऑब्वियस ही बात है L1 के डायरेक्शन रेशियो और L2 के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें जो वेक्टर मिलेगा वो परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइन मिल जाएगा। तो L1 के डायरेक्शन रेशियो आपके 1 to 3 और इसके 3 2, गामा की वैल्यू 1 आ गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बच्चों, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एक क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि L1 के जो डायरेक्शन रेशियो हो गए, L1 के डायरेक्शन रेशियो हो गए आपके 1 2 3, तो ये हो गए आपके I J K, ठीक है, दिस इज 1 2 3, और L2 के हो गए 3 2 1, दिस इज 3 2 1, और इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों, क्या आ रहा है, दिस इज द I कैप और 2 minus 6, व्हाट इज द 2 minus 6, दिस इज कमिंग आउट टू बी -4, ठीक है, माइनस J कैप की बात करते हैं तो दिस 1 minus 9, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी -8, ठीक है, और प्लस K कैप की बात करते हैं तो K कैप दिस इज कैंसिल, तो 2 minus 6, दिस इज कमिंग आउट टू बी -4, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज पूछा हुआ है, ये यूनिट वेक्टर भी है, ठीक है, तो यूनिट, अच्छा, ए पॉसिबल चॉइस फॉर n कैप इज यूनिट वेक्टर। तो ऑब्वियस ही बात है, यूनिट वेक्टर जहां तक हमें दिख पा रहा है बच्चों, ये वाला यूनिट वेक्टर दिख रहा है 6, इसका यूनिट वेक्टर, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए। ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है, 1/√6 1/√6 अच्छा देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं बच्चों। तो यहां से क्या बन करके आ जाएगी, यहां से हम 4 को जैसे कॉमन लेंगे, 4 को जैसे कॉमन लेते हैं तो ये बन करके आ रही है -I कैप प्लस 2J कैप, ठीक है, प्लस 2J कैप, और ये आ जाएगी आपकी -K कैप, या तो ये कि ये बन करके आ रही है,
ठीक है, या तो ये बन करके आ रही है, या आपको दूसरा तरीका ये भी है कि अगर -4 को कॉमन ले लेंगे तो ये बन करके आएगी आई कैप -2j कैप प्लस k कैप। यहां तक हमारे पास पहुंच गए। अब इसको यूनिट वेक्टर बना देंगे। इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो क्या से करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, 1 + 4 + 1, तो 4 6। तो आई थिंक कि ये जो इसका यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो यूनिट वेक्टर जो बन करके आ रही है 1/√6 आई कैप -2/√6j कैप प्लस 1/√6 k कैप, ये आंसर होना चाहिए। तो आई थिंक ये मिलता जुलता यहाँ से है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा चेंजेस कर लेना बच्चों। यहाँ पे जो वैल्यू होगी 1 नहीं होगी, यहाँ पे 2√6 होनी चाहिए। तो यहाँ तक पहुँच गए, तो यानी कि हमें मिल गया दूसरा इसका 4, यानी कि हमें मिल गया Q का 4। तो ये तो कैंसिल है, Q का 4, यानी कि अभी भी A और C में कंफ्यूजन है। अब बच गया A और C में कंफ्यूजन है। तो R भी चेक कर लेते हैं, R में दोनों में सेम है S। तो बेटर कि हम R ना छोड़कर R को हमें सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि R दोनों में वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ऑब्वियस ही बात है कि OR एक जो वेक्टर है, ऑब्वियस ही बात है ये वेक्टर आनी चाहिए, क्योंकि आपके एक यूनिट वेक्टर हो गया और एक दूसरा एक ही वेक्टर अवेलेबल है। तो ऑब्वियस ही बात है कि R की वेक्टर ये आएगी। तो R भी हो गई। अब बचा S, अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ OR1 डॉट n कैप इक्वल्स 2। ठीक है, तो OR1 वेक्टर आपको पता है और इसको n कैप से डॉट ले लो। तो जैसे आप इसको डॉट लोगे, देखो ये डॉट क्या बन करके आ रही है। ठीक है, ये डॉट को यहीं पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। -1/√6 -1/√6 आ गई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये आ गई +2/√6। ठीक है, +2/√6 आ गई। और ये क्या हो गई आपकी 1 और ये 1/√6, तो दिस इज +1/√6। तो ये कितने बन करके आ रही है, ये और ये तो कैंसिल हो गया। 2/√6 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2/√6 को यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है, √2। तो एक काम करते हैं, पूरे को रूट में लेते हैं। ठीक है, 2/√6 को देखो कैसे लिख सकते हैं, पूरे को रूट में लेते हैं तो दिस बिकम्स योर 4/6, और पूरे को रूट में लेते हैं तो दिस इज 2/3। तो देख लो 2/3 कहां पे आ रही है, तो दिस S इज इक्वल टू 5। तो S देख ले 5 नंबर कौन सा है, C1। तो C इज द राइट आंसर। फ्रॉम द हाउस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आसान ही क्वेश्चंस लग रहा है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वेक्टर और 3D वैसे भी बहुत ही इजी होते हैं। जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होता है उनके लिए ये फेवरेट टॉपिक बन जाता है, वेक्टर एंड 3D। तो दिस इज द वेरी सिंपल वन। ठीक है, ये तो मतलब ऑलमोस्ट बच्चे बोर्ड लेवल और जेईई मेंस लेवल पे ये सब क्वेश्चंस करते हैं। एडवांस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट वन। क्वेश्चंस देख के ही डर लग रहे हैं, बट आप लोग को डरना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे क्या हम यूज कर सकते हैं। एक fx है और एक gx है, और यहाँ पे fx एक फंक्शन है, gx एक फंक्शन है। ये फंक्शन भी आसान है, ये फंक्शन भी आसान है। देखो बच्चों ध्यान रखना एक चीज को, कि ऐसा नहीं है कि आपको ये जो 4 क्वेश्चन है ना ABCD चारों करने की जरूरत है। अगर 4 करोगे तो फिर आपके यहाँ पे मतलब कि हम लोगों ने जैसे कि देख सकते हो ऑलरेडी 8 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करना कि मिनिमम से मिनिमम हम सॉल्व करें और आगे बढ़ते चलें। ठीक है, क्योंकि जेईई एडवांस ये भी चाहती है कि आपको कितना आता है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ स्मार्टली यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सबसे आसान सा कौन सा बन पा रहा है। तो देखो सबको ABCD 4 वेरिएबल है, चारों को एक एक बार 1 ले रहा है, बाकी को 0 बना दे रहा है। तो HX सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे आसान हमें यहाँ पे दिख रहा है कि FX तो ये है, ये भी आसान है। ठीक है, और ये B वाला पार्ट ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। C वाला पार्ट भी आसानी से कर लोगे। D वाला पार्ट तो सबसे आसान लग रहा है। तो अगर D वाला पार्ट D को 1 रखते हैं, वेयर इज D1, S पे फोकस करते हैं। ठीक है, S पे जैसे फोकस करते हैं तो HX बन जाएगी आपकी GX। एंड व्हाट इज GX? GX आपका ये है,
और gx ये है, तो इसके बारे में एक थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। जैसे ग्राफ बनाएंगे आपको सब कुछ क्लियरली दिखने लग जाएगा। तो लेट अस सी हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक, ठीक है। तो 0 से हाफ की बात करते हैं, तो 0 पे वैल्यू इंक्लूडेड है और यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज योर हाफ, ठीक है। तो दिस इज 0, दिस इज योर हाफ, ठीक है। और तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपकी हाफ होगी, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो अगर 0 से हाफ है तो 1 माइनस 2x वैल्यू ले रही है। तो 0 पे वैल्यू क्या हो रही है, x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हो रही है 1, x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हो रही है 1, तो ये एक वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। x को जैसे 0 रखेंगे y की एक वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो यहां से तो क्लियरली दिख गया दिस इज योर 1। और x को, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और x को 1/2 रखेंगे, तो 1/2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 0। यानी कि ये ग्राफ आपकी कुछ ऐसी आ रही है यहां पे। और इसके अलावा हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे, यानी कि 1/2 से आगे ये क्या हो जाएगी, 1/2 से आगे ये बन जाएगी 0, और 0 से पीछे ये बन जाएगी, सुनो, 0 से पीछे ये बन जाएगी 0। यानी हमारी ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रही है, यहाँ पे ऐसे आ रही है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हुई है, जंप हुआ है, और फिर यहाँ पे आने के बाद ऐसी चली जा रही है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द hx इक्वल टू gx, ठीक है। अब देखो gx के बारे में क्या क्या कमेंट किया है। h इज 1 फंक्शन, देखने से लग रहा है दिस इज नॉट अ 1 फंक्शन, बिकॉज 1 फंक्शन नहीं है। बहुत सारे x की वैल्यू के लिए सेम वैल्यू आ जा रही है 0, सो दिस इज नॉट अ 1 फंक्शन, तो ये तो नहीं हो सकता है। h इज ऑन टू, r टू r है, तो ऑन टू की बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रेंज आ रही है, रेंज जो आ रही है ये कहां से कहां तक आ रही है, 0 से लेकर के 1 तक इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये हो गई 0 से 1। और देख ही लेते हैं ना, डायरेक्ट देख लेते हैं, द रेंज ऑफ द h इज 0 से 1, यानी कि हमें जो s को सॉल्व किया है, s इज कमिंग विथ अ 4, तो s को चेक कर लेते हैं 4 के साथ कौन मैच कर रहा है, s इज मैचिंग विद 4। अच्छा, एक या c इज द राइट आंसर, बस c को राइट आंसर कर लेना। तो C इज द करेक्ट वन, ठीक है, C इज द करेक्ट वन, एक ही से हमें पता चल गया। और बाकी हो सकता है कि बच्चे को डराने के लिए दिया हो, बट हमें देख के लग रहा है कि दिस इज नॉट ए टफ वन, ठीक है। इसको आप आसानी से कर सकते हो, इसको आप आसानी से कर सकते हो। या सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको जब पता चल गया कि ऑलमोस्ट 99% श्योर हो गए, 99 क्या 100% श्योर हो गए कि आपको ये फिर भी मन में डाउट है, तो जस्ट चेक कर लेना इसके ऑप्शन मैच करके कि क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे आंसर, ठीक है। तो fx भी चेक कर लो, जो p जो 5 दिया हुआ है, p जो 5 दिया हुआ है, तो इसका 0 से 1, यानी कि तुम चेक कर लेना। एक ये फंक्शन आसान लग रहा है, a1 कब है, a1 q पे, Q वाले पे फोकस करो बच्चों। Q वाले पे जैसे फोकस करते हैं, Q इज कमिंग आउट टू बी 3, तो Q इज कमिंग आउट टू बी 3 डिफरेंशिएबल, यस। hx इक्वल टू अगर fx है, ठीक है, fx है, तो ये हाँ पता है कि एक्स स्क्वायर, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये बच्चे को याद भी रहता है कि दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू 0, और जो डेरिवेटिव आती है वो भी क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर प्लस के साथ खोलेंगे तो पॉजिटिव आएगा और माइनस के साथ खोलेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x स्क्वायर आएगा। तो ऑब्वियसली पता है जब वैल्यू ही डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव भी 0 आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लो राइट हैंड लो, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, हेंस दिस इज आल्सो अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो, नहीं तो तुम चाहो तो घर पे आसानी से ये सब क्वेश्चंस तुम्हें बेसिक सा है, ठीक है, आसानी से कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वन, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही सिंपल हो गया ये क्वेश्चंस। तो देखते हैं आगे। ओ अगेन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, यानी कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। लेट अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। जैसे हमें ये पता चला उसी टाइम हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac इज 5, ठीक है, बाई 2, यानी कि -1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2 आ गया, ठीक है, x की 2 वैल्यू आ गई। कंसीडर द स्टेट t 1 अल्फा बीटा, ठीक है, यानी कि आपकी 1 एक ये हो गई, अल्फा की बीटा वैल्यू -1 प्लस रूट 5 बाई 2 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस रूट 5 बाई 2। ये t सेट तो निकाल लिए हम।
फॉर 3 into 3 मैट्रिक्स ए आई जे, ये जो मैट्रिक्स है डिफाइन R1, ये तो R1 को डिफाइन कर रहा है और ये कॉलम 1 को डिफाइन कर रहा है। I इक्वल टू 1 to 3 कहने का मतलब वही हुआ, ठीक है। बस ये अजीब सा लिख करके दिया है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाएं, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये R1 बता रहा है, ठीक है, क्योंकि जैसे 1 रखोगे यहाँ पे 1 2 3 है, 1 रखोगे तो 1 1 1 2 1 3, 2 रखोगे तो 2 1 2 2 2 3, ठीक है। ये कॉलम बता रहा है एंड आई, अच्छा आई और ये दोनों तो ये है, इसके कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसके बारे में जिक्र करना ही बेवकूफ़ी है ये, ठीक है। चलो यहाँ तक तो पहुँच गए बच्चों। अब क्या पूछा हुआ है और बस मैच द एंट्रीज इन द लिस्ट 1 टू द करेक्ट एंट्रीज इन द लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 1 में क्या दिया, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस विथ ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट R1 इक्वल टू CJ1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें एक ऐसी डिटर्मिनेंट बनानी है या मैट्रिक्स, हाँ हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, सच दैट एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसके R1 RI, ठीक है, और इक्वल टू CJ इक्वल टू 0, यानी कि R1 के सारे एलिमेंट्स को जोड़ें, ठीक है, R1 के R1 R2 R3 और R1 या C1 प्लस C2 प्लस C3 करें तो वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बात देख लो बच्चों कि 0 कैसे मिल रहा है। सपोज ये 1 है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अगर हम 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। यानी कि हमें और ये भी पता है कि हमें कौन से एंट्रीज फिलअप करना है, जो टी में जो एंट्रीज है उसी को फिलअप करना है, यानी हमें 1 अल्फा और बीटा से फिलअप करना है। तो हमें पता है कि एक रो में, ठीक है, या एक कॉलम में अल्फा बीटा गामा तीनों अनटिल अनलेस नहीं आएंगे तो 0 हो ही नहीं सकते हैं। तो हम एक रख के चेक करते हैं। सपोज हमने R1 में 1 अल्फा और बीटा को फिलअप कर दिया, ठीक है, ये 0 हो गया। तो अब यहाँ पे तुम बच्चों बताओ कि यहाँ पे हमें रखने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। पहला स्टेप में देखो, पहला स्टेप में तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें बताओ। ये फर्स्ट पोजीशन में रखने के 3 तरीके हैं, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 3 तरीके हो गए, या 1 रख सकते हैं या अल्फा या बीटा। सपोज अल्फा पुट कर दिए तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या अल्फा रख सकते हैं या बीटा रख सकते हैं, और सपोज अल्फा पुट कर दिए तो यहाँ पे 1 ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि R1 को फिलअप करने के लिए हमारे पास टोटल 6 तरीके निकल करके आए। जरा R2 के बारे में सोचो, R2 के बारे में अगर हमने यहाँ पे सपोज लेट यहाँ पे अल्फा यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो यहाँ पे या तो अल्फा रख सकते हैं या तो बीटा रख सकते हैं, या तो अल्फा रख सकते हैं या तो बीटा रख सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे अल्फा रख दिया, ठीक है, ये केस 1 ले लेते हैं, केस 1। सपोज हमने अल्फा रख दिया, तो जैसे अल्फा रख दिए तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बीटा रखना पड़ेगा क्योंकि इसको भी 0 बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, बाकी और भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमने अल्फा रख दिया है, और यहाँ पे सोचो क्या रख सकते हैं। यहाँ पे तो अल्फा रख दिए हैं, तो यहाँ पे क्या, या तो बीटा रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। अगर हमने बीटा रख दिया, सपोज अगर हम या तो बीटा रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, 1 रख दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, बीटा रखना पड़ेगा टू मेक R2 0। बट बीटा ऑलरेडी ऊपर में रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बीटा नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे बीटा रख के चेक कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे बीटा रख दिए हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अल्फा रखना पड़ेगा। और क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यस, अल्फा बीटा 1 सेटिस्फाई कर रही है, तो ये भी 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हो गए, अच्छा एक तो केस 1 लिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा R3 को चेक कर लेते हैं जरा। तो यहाँ पे बीटा है, अल्फा बीटा, तो यहाँ पे ग्रांटेड है या डिफॉल्ट है कि यहाँ पे 1 ही रखना पड़ेगा, तभी ये कॉलम 2 0 हो पाएगा। और कॉलम 3 की बात कर लेते हैं तो बीटा आ गई, 1 आ गई, यहाँ पे अल्फा ही रखना पड़ेगा। यानी कि हमें टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, यहाँ से 6 मैट्रिसेस बन सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली केस 2 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे केस 2 की बात कर लेते हैं। इस केस में ही मान लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे रखने के 3 तरीके हैं, लेट 1 को पुट कर दिए, सेकेंड पे रखने के 2 ऑप्शंस हैं, लेट अल्फा रख दिए, और थर्ड पे रखने के लिए एक ही ऑप्शन बचेगा, बीटा। तो दिस इज 3 × 2 × 1। अब रहा बात जैसे कि सेकेंड केस में यहाँ पे अल्फा रखें। सपोज यहाँ पे अगर हमने बीटा रखने की कोशिश करते हैं, बीटा रख दिए, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तो अल्फा रखना पड़ेगा। खैर इस पे भी फोकस नहीं करते हैं, अभी हम R2 पे फोकस कर रहे हैं। क्या यहाँ पे हम अल्फा रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। क्या यहाँ पे 1 रख सकते हैं, जैसे 1 रखेंगे,
ठीक, सॉरी, क्या यहाँ पे हम बीटा रख सकते हैं क्या? जैसे हम बीटा रखेंगे यहाँ, सॉरी बीटा भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि बीटा को ऑलरेडी हमने पुट कर चुका है। तो क्या क्या रख सकते हैं जरा सोचो। बीटा तो रख दिए, या तो अल्फा नहीं तो 1 रख सकते हैं। अल्फा तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि अल्फा ऑलरेडी ऊपर में एक अल्फा रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा, क्योंकि और कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है, क्योंकि हमें हर एक रो और हर एक कॉलम में अल्फा 1 और बीटा को यूज करना ही करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं, अल्फा हो गया, यहाँ पे अल्फा है, 1 है, तो यहाँ पे बीटा ही बचा है, और यहाँ पे क्या 1 होगा। तो देखो 1 अल्फा बीटा ऐसे भी आ गया, 1 अल्फा बीटा ऐसे भी आ गया, 1 अल्फा बीटा ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया। तो ये टोटल कितने तरीके से कर सकते हैं? 6, यानी केस 1 से 6 आए, केस 2 से 6 आए, तो टोटल कितने डिफरेंट तरीके से मैट्रिक्स बन सकते हैं? दिस इज कमिंग आउट टू बी 12। यानी कि हम अगर मैच करते हैं P को 12 से, ये 0 इधर आ गया, ठीक है, 0 इधर आ गया, 0 वहां होगा, तो P को 12 से मैच करते हैं, तो P इज मैच्ड विद द 2। तो P को 2 से मैच करते हैं, तो P को 2 से मैच करते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं अभी, B और C, ठीक है। Q सेम है, S सेम है, R, फोकस अब हमारा कहां जाएगा? R पे जाएगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे कि R1 फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं, तो यहां पे हम या तो 3 तरीके से रख सकते हैं, 1 अल्फा या बीटा। दूसरे पोजीशन में रखने का जो तरीका है, 2 तरीका हो सकता है, एक पुट कर दिए तो बचा 2, और 2 तो लास्ट में एक तरीका है। R2 की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास 2 ऑप्शन है रखने के लिए, या तो अल्फा नहीं तो बीटा। अगर यहाँ पे 1 रख दिए तो यहाँ पे अल्फा नहीं तो बीटा, और अल्फा रख दिए तो ये तो बाय डिफॉल्ट 1 1 हो जाएगी, और बीटा रख दिए तब भी 1 1 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर ये रो 2 जैसे कंप्लीट हो गया तो 1 बीटा भी सब में देख लो, 1 बीटा कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे अल्फा ही रखना पड़ेगा, अल्फा 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे बीटा ही रखना पड़ेगा, बीटा अल्फा कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे 1 ही रखना पड़ेगा। तो इसके 1 इंटू 1 इंटू 1 ही तरीका होगा। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 6 ऊपर से, और सेकेंड रो को रखने के 2 तरीके, तो टोटल आंसर हो जाएंगे 12। अब आर ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों कि आर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब वही होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो कि जिसके डायगोनल्स 0 हो, ठीक है। और अगर ये ए बी सी है तो ये -a -b और ये -c हो, ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। सच डेट ए आई जे बिलोंग्स टू टी। अच्छा, इसके भी सारे एलिमेंट्स टी से हैं, यानी कि या तो 1 होंगे, या तो अल्फा होंगे, या तो बीटा होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। वेर फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, यानी कि सारे आई ग्रेटर देन जे के लिए, ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं। A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 आई ग्रेटर देन जे, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज। अच्छा, आई ग्रेटर देन जे बोले तो ये कौन से आएगा? जहां जहां आई बड़ा है जे से, तो ये आती है आपकी लोअर कॉलम, इसकी बात कर रहा है, इसकी, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, और सेट क्या बोल रहा है? एक्स वाई जेड। अच्छा, ये एक्स वाई जेड क्या हो सकती है? सच डेट एक एम तो ये मैट्रिसेस हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक वाला मैट्रिसेस, इनटू ये एक्स वाई जेड इक्वल टू कुछ और वैल्यू आनी चाहिए A12 के पोजीशन में कौन सा है? -a, और A23 के पोजीशन में कौन सा है? C है। -a और -c के बराबर वैल्यू होनी चाहिए, बीच वाला तो 0 हो गया। तो इसको तो सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या कर सकते हो? m को तुम इस फॉर्म में लिखो, ठीक है। इस फॉर्म में लिखने के बाद इसको हम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। m को एक मैट्रिक्स बनाओ ऐसा, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे? एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा दिस इज 3 क्रॉस 3 एंड दिस इज 3 क्रॉस 1, तो फाइनली 3 क्रॉस 1 मिल जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ये। इससे कंपेयर करो और देखो ऑप्शंस में क्या पूछे गए हैं। बट जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो कैसे सोच सकते हैं वो भी देख लें। हमें पता है कि जैसे हम सॉल्व करते थे, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो यहाँ पे a होता था, यहाँ पे x होता था, यहाँ पे b होता था, ठीक है। तो दिस इज योर a, दिस इज योर x एंड दिस इज योर इक्वल टू b, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आती थी? यहां से x की जो वैल्यू आती थी, a इनवर्स दोनों साइड ले लेते थे, तो a इनवर्स इधर i बन जाता था, इधर a इनवर्स इंटू b, एंड a इनवर्स कैन बी रिटन एज एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, इंटू b, और डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 होता था, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 होता था, तो इस केस में 2 कंडीशन आते थे, या तो
जीरो होता था तो या तो तुम्हारे क्या कंडीशन आते थे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो या तो आपके पास आते थे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, या तो आते थे आपके नो सॉल्यूशंस। तो यहां से आप बच्चों क्लियरली देख सकते हो कि सिंस दिस इज एम इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये m की जो वैल्यू है, इसकी जो डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m जो हो गया इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में डिटर्मिनेंट ऑफ m इज जीरो। तो सो यहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इसके सॉल्यूशंस होंगे या तो नो सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो है, ठीक है, या तो नो सॉल्यूशंस होंगे या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो चेक कर लेते हैं कि यहां पे नो सॉल्यूशंस तो नहीं दिया हुआ है, बट यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की ऑप्शंस दी हुई है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की ऑप्शंस दी हुई है यहां पे, तो इसको हम r को किससे मैच कर सकते हैं, 3 से, r को मैच कर सकते हैं 3 से। दिस इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो r को देख लो बच्चों, r 3 ऑप्शंस में है क्या, जो 2 ऑप्शंस थे, यस, r इज द 3 सॉल्यूशंस। यानी कि ऐसे भी सोच सकते हैं कि R में जो 2 ऑप्शंस हैं, एक आपके 1 दे रखे हैं, एक 3 दे रखे हैं। तो 1 इज 1 मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशंस होने के लिए एक ही कंडीशन होता है, यूनिक सॉल्यूशंस होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। बट यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ M इज 0 के बराबर है, तो हम क्लियरली यहां से बोल सकते हैं कि इसके क्या होंगे, ये सॉल्यूशंस तो हो ही नहीं सकते हैं 1, इसके कितने होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इसका ऑप्शंस भी हो जाएगा C। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से वैसे भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओह कंप्लीट, थैंक यू। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये डिस्कशंस काफी अच्छा लगा होगा। ये पेपर 1 के डिस्कशंस थे। पेपर 2 का डिस्कशंस अगले वीडियो में आप लोग को अपलोड होकर के मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम पूरे पेपर की एनालिसिस की बात करते हैं, तो हमारे पास टोटल 4 सेक्शंस थे इस पेपर में। सेक्शन 1 में टोटल अगर बात करते हैं तो सेक्शन हमारे पास 4 सेक्शंस थे, ठीक है। सेक्शन 1 में सिंगल करेक्ट चॉइस थे, 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। सेक्शन 2 की बात करते हैं, ठीक है, सेक्शन 2 की बात करते हैं, दिस इज मल्टीपल चॉइस। यहां से सॉरी, इसमें 4 आपके क्वेश्चंस थे, यहां से 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। सेक्शन 4 में अभी अभी देखे हम लोग, यहां पे 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और सेक्शन 3 जो है इंटीजर टाइप, यहां से आपके 6 क्वेश्चंस थे। टोटल क्वेश्चंस आपके 17 थे, ठीक है। तो 17 में से 2-3 क्वेश्चंस रियली बहुत ही टफ थे, बहुत ही अच्छे थे, ठीक है, जिसको सॉल्व करने के लिए थे, जिसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको, ठीक है। और वैसे ये पेपर आप लोगों को काफी आसान लगा होगा डिस्कस करने के बाद, ठीक है। देख सकते हैं कि ये पेपर जो सॉल्व किए होंगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सॉल्यूशन देखने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए कि यस हम भी एडवांस के लिए अपीयर हो सकते हैं। या एडवांस तो बात की आती है, पहले अभी जो बच्चे जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट और सिंगल करेक्ट चॉइस और इंटीजर टाइप जरूर देखें और इसको कोशिश करें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो पेपर होते हैं ये ऐसे पेपर नहीं होते, इन पेपर्स को आईआईटीज के प्रोफेसर्स लोग बनाते हैं। और ऐसा नहीं कि अभी मन किया 1 दिन 2 दिन में बना करके दे दिए, 5 मंथ्स 6 मंथ्स 3 मंथ्स लगते हैं और उनके वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं ये। और हर एक क्वेश्चंस में मिनिमम 3 to 4 टॉपिक से कंसेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। और पिछले 1-2 साल से हम लोगों ने ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आईआईटी के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो काफी इजी ही रह रहे हैं, बट उसकी फ्रेमिंग कुछ ऐसे की जा रही है कि बच्चे देख करके डर जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करें, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट जैसे आपकी बूस्टअप हो जाएगी, उसके बाद से ये सब क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जहां भी प्रॉब्लम होगी हम आप लोग के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। घर पे रहिए, आराम से रहिए, समय के साथ पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।